हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे विद डिस्क्रिप्शन। पूरा वीडियो एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एस टेट के लिए बहुत ही रिलेवेंट वीडियो रहेगा। अगर आप यूपी टेट, एम टेट या सी टेट किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है? ए ऑप्शन है आधा का प्रतिलोम क्या होता है। बी ऑप्शन है न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी आवाज़ संख्या क्या है। सी ऑप्शन है आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन है योग मतलब कि जोड़, व्यवकलन मतलब कि घटाव। सी टेट में अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो सबसे अच्छी बात ये रहेगी, हिंदी में आप दे रहे हो एग्ज़ाम तो ये व्यवकलन घटाव इसका मतलब होता है, ज़रूर से याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन आ रहा होता है पर लैंग्वेज की वजह से आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। तो योग, जोड़, व्यवकलन, घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब आपने ये समझना है कि ये डी ऑप्शन क्यों करेक्ट हो जाएगा। तो स्पष्टीकरण इसका ये होगा कि चिंतन या सोचना एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है। कागन एवं हैमंड के अनुसार प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को सोचना कहा जाता है। इसीलिए जो डी ऑप्शन है उस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, अधिगम है। ए ऑप्शन है जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। बी ऑप्शन है व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है। डी ऑप्शन है विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। ओके, अब इसमें ये पूछा गया है कि अधिगम क्या है। तो अधिगम आपका होता है व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव। अधिगम क्या होता है कि आपका व्यवहार, आपका ज्ञान, आपकी स्किल, ये सभी पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव अधिगम होता है। अधिगम व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है, अर्थात अधिगम के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन तथा ज्ञान और कौशल में भी परिवर्तन होता है। अधिगम की अन्य परिभाषाएं होती हैं, प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवन में नए नए अनुभव एकत्र कर व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास में कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण या आभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क वाय, पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन है पूर्व परंपरागत, बी ऑप्शन है परंपरागत, सी ऑप्शन है पक्ष परंपरागत, डी ऑप्शन है सार्वभौतिक नैतिक सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व परंपरागत। क्वेश्चन था आपका, कोहलर वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है। तो वो पूर्व परंपरागत जो स्टेज होती है उसमें क्या करता है, नैतिक मूल्यों का आंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा ये समझिएगा। पूर्व परंपरागत या प्राक-रूढ़िगत नैतिकता का स्तर होता है 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक। इस अवस्था में नैतिक तर्कता दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होता है, न कि सही तथा गलत के अपने आंतरीकृत मानकों द्वारा। एक बच्चे को यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है। तो ए ऑप्शन है व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, बी ऑप्शन है व्यक्तिपरक अनुदेशन देना मतलब कि इंस्ट्रक्शन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका, जस्ट वेट, इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ है।
हाँ, 1 मिनट। क्वेश्चन में जो 4th क्वेश्चन होना चाहिए था वो 5th क्वेश्चन हो गया, 4th क्वेश्चन पीपीटी बनाने में रह गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना। ठीक है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति के लिए जो सी ऑप्शन है बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन व्यक्ति की क्षमताओं और योग्यताओं को जानने के लिए किया जाता है, ताकि उनकी क्षमताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनके अधिगम हेतु योजना बनाई जा सके तथा उनको व्यक्तिपरक अनुदेशन दिए जा सकें। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए कौन सा पद वांछनीय नहीं है, मतलब सही नहीं है, तो वो है सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? तो ए ऑप्शन है, चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। बी ऑप्शन है, चिंतन एक प्रकार की सूचना परिक्रमण प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है, चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय सेट है। डी ऑप्शन है, चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, चिंतन और भाषा असंबंधित है। कैसे? चिंतन एक ऐसी मानसिक क्रिया है जो सभी प्राणियों में होती है, अतः प्रतिमाओं, प्रतीकों, संप्रत्यों, नियमों एवं अन्य मध्यस्थ इकाइयों के मानसिक जोड़ तोड़ को ही चिंतन कहा जाता है। अतः चिंतन एवं भाषा का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जब हम किसी विचार के बारे में सोचते हैं तो उसके साथ ही भाषा का उपयोग जो है आरंभ हो जाता है। भाषा के प्रयोग के बिना चिंतन करना असंभव। अब आपने सोचा कि आपको खाना खाना है, अगर आपको यही नहीं पता कि हमें जो फीलिंग आ रही है वो किस बात की है, तो आप फिर सोचेंगे कि आपको भाषा ही नहीं पता तो आप कुछ सोच भी नहीं पाएंगे, है ना। तो भाषा के प्रयोग के बिना चिंतन करना असंभव है, इसलिए विकल्प डी जो है करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें ये पूछा था कि कौन सा चिंतन के विषय में गलत है, तो इसमें ये कहा गया है ऑप्शन डी में कि चिंतन और भाषा असंबंधित है। पर ये इम्पॉसिबल, असंबंधित हो जाएगी तो फिर हम कुछ भी समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सोचना तो दूर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नहाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ए ऑप्शन है तत्परता का नियम, बी ऑप्शन है बहुअनुक्रिया का नियम, सी ऑप्शन है अभ्यास का नियम, डी ऑप्शन है प्रभाव का नियम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, थॉर्नहाइक साहब के द्वारा दिया गया था बहुअनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्डिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन। ठीक है, थॉर्नहाइक के अधिगम का गॉड नियम है, जबकि अन्य 3 नियम मुख्य नियम है। बहुअनुक्रिया का नियम, इस नियम के अनुसार जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब हम उसके प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करते हैं। इनमें से कुछ अनुक्रियाएं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती हैं, इसे ही बहुअनुक्रिया का नियम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत में सुझाई नहीं गई है? तो ए ऑप्शन है गणितीय कौशल, बी ऑप्शन है संगीत कौशल, सी ऑप्शन है अंतर्वैयक्तिक कौशल, डी ऑप्शन है व्यवहारिक कौशल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, व्यावहारिक कौशल। ओके, गार्डनर का बहुबुद्धि या बहुप्रतिभा का सिद्धांत लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं जैसे कि तार्किक, दृश्य संबंधी, संगीत संबंधी आदि के बारे में गार्डनर का एक वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति ने गार्डनर के अनुसार 7 प्रतिभाएं होती हैं। किसी व्यक्ति में 2 या अधिक प्रतिभाएं हो सकती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप में होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? ए ऑप्शन है समस्या आधारित, बी ऑप्शन है अन्वेषण या खोज, सी ऑप्शन है निर्देशित अन्वेषण और डी ऑप्शन है प्रदर्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा
प्रदर्शन। ओके, अधिगम की प्रदर्शन की परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन है दुश्चिंता, बी ऑप्शन है उपलब्धि की आवश्यकता, सी ऑप्शन है आकांक्षा स्तर, डी ऑप्शन है प्रशंसा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, प्रेज या प्रशंसा। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा वो क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में किसी कार्य या गतिविधि में अंतर्निहित पुरस्कार, किसी पहली का आनंद लेने या खेल में लगाव से आती है। 1970 के दशक से प्रेरणा के स्वरूप का अध्ययन सामाजिक और शैक्षणिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। शोध में पाया गया है कि यह आमतौर पर उच्च शैक्षणिक उपलब्धि और छात्र द्वारा उठाए गए लुप्त के साथ जोड़ा जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा के कुछ उदाहरण होते हैं जो कि निम्न हैं: भूख, प्यास, क्रोध, प्रेम इत्यादि। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन है यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, बी ऑप्शन है इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, सी ऑप्शन है इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, डी ऑप्शन इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य किसी विद्यार्थी का विद्यालय उपस्थिति के दौरान उससे संबंधित प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना होता है। इस विद्या द्वारा विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करते हुए परीक्षा के भय से मुक्त करना। इसका उद्देश्य निम्नलिखित अधिगम क्षेत्रों में छात्र के विकास का निर्धारण करना होता है। पहला होता है ज्ञान, समझ, व्यापकता लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, सृजन करना, आकलन करना, मापन करना, परीक्षण एवं परीक्षा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम व्यूह रचना या कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? ए ऑप्शन है विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, सी ऑप्शन है शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अतिनियंत्रित करना, डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अध्यवसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अतिनियंत्रित करना। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित नहीं करना चाहिए, अर्थात उन्हें मुक्त रूप से चिंतन, तर्क एवं विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि उनमें लोकतांत्रिक ढंग से अधिगम की प्रक्रिया हो सके तथा उनमें सृजनात्मकता का विकास हो सके, क्योंकि सृजनात्मकता हेतु मुक्त रूप से चिंतन एवं तर्क अति आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न है, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्रायः दीर्घकाल एक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिरले ही पूरी होती है। यह साक्ष्य भाषा के विकास में कौन से पक्ष को बल देता है? ए ऑप्शन है वातावरणीय, बी ऑप्शन है जैविकीय, सी ऑप्शन है अंतःक्रियावादी, डी ऑप्शन है व्यवहारिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अंतःक्रियावादी। ओके, सामाजिक अंतःक्रियाएं मनुष्य अपनी सभी आवश्यकता की पूर्ति एकाकी प्रयत्नों के लिए नहीं कर सकता। बड़े लक्ष्यों के लिए और व्यापक प्रभाव के लिए और विकास के लिए उसे हमेशा दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अतः जब कोई व्यक्ति किसी समाज में समूह में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो पारस्परिक क्रियाएं करता है उन्हें सामाजिक अंतःक्रियाएं कहते हैं। अतः भाषा सीखने के लिए भी अंतःक्रिया अति आवश्यक है, अन्यथा बालक में भाषा का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? ए ऑप्शन है अधिनायकवादी, बी ऑप्शन है लापरवाह, सी ऑप्शन है प्राधिकारिका,
डी ऑप्शन है कृपालु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका प्राधिकारक। ओके, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? प्राधिकारक। बच्चों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए प्राधिकारक परवरिश शैली अधिक प्रभावकारी होती है। इस शैली से बच्चे के सही और गलत निर्णयों की जांच होती रहती है तथा गलत कार्यों को करने के लिए इस शैली में रोका भी जा सकता है तथा सही लक्ष्य की ओर बीच बीच दिशा निर्देशित भी किया जा सकता है। इससे बच्चों के कार्यों का मूल्यांकन होता रहता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सही दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। इसमें बच्चे के साथ लोकतांत्रिक व्यवहार किया जाता है तथा इस व्यवहार को अर्जित करने के लिए ही प्रेरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, हाँ जी, क्वेश्चन पे आ जाइएगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था इसलिए हमें वीडियो पॉज करना पड़े था। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रयुक्त नहीं होता है? ए ऑप्शन है प्रश्नोत्तरी, बी ऑप्शन है मानदंड संदर्भित परीक्षण, सी ऑप्शन है समूह परिचर्चा, डी ऑप्शन है वार्तालाप। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, मानदंड संदर्भित परीक्षण। दिए गए विकल्प में मानदंड संदर्भित परीक्षण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। संरचनात्मक आकलन को कई लोगों द्वारा सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। इस प्रकार के आकलन का प्रमुख प्रयोजन छात्रों को वह रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर सीखने और प्रभावी प्रगति करने में उनकी मदद करेगी। ऐसी प्रतिक्रिया आमतौर पर शिक्षकों द्वारा दी जाती है। संरचनात्मक आकलन को करने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख जैसे प्रश्नोत्तरी, समूह परिचर्या एवं वार्तालाप हैं, जिससे इस बात की जानकारी हो जाती है कि बच्चे ने दिए गए ज्ञान को किस स्तर तक प्राप्त कर लिया है तथा अभी उसमें और क्या सुधार की आवश्यकता है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल टिक कर लीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है संकलित मतलब कि योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, बी ऑप्शन है संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है, सी ऑप्शन है संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, डी ऑप्शन है संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, संकलित या योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है। समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। ओके, समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। गला बहुत खराब हो रहा है मेरा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसके स्पष्टीकरण की अगर बात करें तो अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में आपका ए विकल्प सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम अयोग्यता या निर्योग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। ए ऑप्शन है ये वाय है और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है, वंचना से होती है, बचना नहीं वंचना से होती है। यह आंतरिक और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है। अगला है, यह वाय है एवं और ये सांवेग विक्षोभ बाधा से उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन है आपका ये आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो यह एक आंतरिक है और यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ओके, अधिगम अयोग्यता की अगर बात करें तो अधिगम अयोग्यता से अभिप्राय उन मनोवैज्ञानिक दिशाओं से होता है जिसमें व्यक्ति का मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य करने में अक्षम होता है, साथ ही साथ बोलने में असमर्थ होता है और लिखने में भी असमर्थ होता है। इस प्रकार के बालक को होने वाली परेशानियों को अधिगम अयोग्यता कहते हैं। अतः यह आंतरिक होती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया का परिणाम होती है। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है?
ए ऑप्शन है ये पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है। बी ऑप्शन है यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सी ऑप्शन है सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं। तथा डी ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। किसी बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास उसके आनुवंशिकी और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। अर्थात बच्चे के विकास में आनुवंशिकी और वातावरण मिलकर सहायक होते हैं। बच्चों में होने वाले कुछ शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन अपने पूर्वजों से प्राप्त होने वाले गुणों के आधार पर होते हैं तथा कुछ परिवर्तन वह जिस वातावरण में रहता है उसके कारण होते हैं। अर्थात जैसे भाषा का विकास बच्चों के आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। बच्चों में जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वह उसी क्षेत्र की भाषा को पहले सीखते हैं। यह वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। अतः बच्चे के विकास में इन दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगला प्रश्न है, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट उपागम की विशेषता है। बी ऑप्शन, ए ऑप्शन है अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना। बी ऑप्शन है अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना। सी ऑप्शन है अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। डी ऑप्शन है अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक निर्मितवाद उपागम में अधिगमकर्ता अपने सामाजिक परिवेश एवं अन्वेषण से समझ को विकसित करता है। इसके जनक लिव वाइगोत्स्की हैं। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित रूप से होती हैं। जैसे कि पहला पॉइंट आता है अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना। बी ऑप्शन है अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। सी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन नहीं मतलब सी पॉइंट है, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना। अधिगमकर्ता स्वयं अर्थों का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन जो है सामाजिक निर्मितवाद की विशेषता जो है वो नहीं होती है। ओके, तो अगला प्रश्न है, समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित या सामान्य कक्षा में शिक्षित करना। तो ए ऑप्शन है कुछ समय के लिए। बी ऑप्शन है अधिकांश समय के लिए। सी ऑप्शन है पूरे समय के लिए। डी ऑप्शन है विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अधिकांश समय के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम। समावेशन का तात्पर्य क्या होता है, एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना अधिकांश समय के लिए। चॉम्स्की की भाषा का विकास का सिद्धांत कहता है कि चॉम्स्की का विचार है कि बालक का शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण और पुनर्बलन पर आधारित है, परंतु अनुकरण और पुनर्बलन दोनों ही बालक द्वारा शब्दों को सीखने की प्रक्रिया को भली भांति स्पष्ट नहीं करते हैं। चॉम्स्की ने अपने सिद्धांत को एक मॉडल द्वारा चित्रित किया है, लिंग्विस्टिक डाटा एलएडी प्रोसेसिंग, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस सेंटेंस आउटपुट। उपयुक्त मॉडल के अनुसार क्या होता है कि बालक जो कुछ भी सुनता है उसे भाषा अर्जन साधन के द्वारा समझता है तथा उसे पुनर्उत्पादित कर सकता है तथा नए शब्द भी बोल सकता है। अब जो हमने आपको अभी चार्ट बताया है वो हम आपको रफली बता देते हैं। लिंग्विस्टिक इस तरह से आप बना सकते हैं, चॉम्स्की का मॉडल है। हो सकता है एज इट इज़ यही पूछ लिया जाए कि ये किसका मॉडल है, ये किसने मॉडल दिया है, तो आप तुरंत से बता दीजिएगा चॉम्स्की ने दिया है। लिंग्विस्टिक डाटा लिखिएगा, एक मिनट थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोसेसिंग या लिंग्विस्टिक डाटा। ओके, लिंग्विस्टिक डाटा, फिर प्रोसेसिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस सेंटेंस, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा आउटपुट। ओके, अगला क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार, एक मिनट क्या किया हमने, ये समावेशन की बजाय हमने चॉम्स्की का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, हे भगवान। अच्छा ठीक है, पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसके बाद चॉम्स्की पर आते हैं। ये क्वेश्चन था आपका, समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पूरे समय के लिए। ओके,
तो पहला हमने बी ऑप्शन बताया था, तो ये यहाँ पे आप कट कर दीजिएगा, ये गलत बताया था। कुछ जो हम क्वेश्चन तैयार करते हैं ना पहले, तो उसमें ऊपर नीचे हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूरे समय के लिए। अब इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा व्यवस्था है जहाँ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों तथा दिव्यांगों को समन्वय छात्रों के साथ कक्षा में पढ़ाया जाता है तथा विशेष छात्रों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है तथा छात्रों के मूल्यांकन हेतु छात्रों की क्षमता के अनुरूप लिखित, मौखिक तथा अन्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है जिसका हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने का एक अर्थजात क्षमता जो मानव को जैविक वंशानुगत के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे भाषा अर्जन साधन कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बाकी हम आपको बता ही चुके हैं कि चॉम्स्की का विचार क्या होता है। बालक शब्दों या भाषा का सीखना अनुकरण जो है पुनर्वलन पर आधारित होता है। उन्होंने एक मॉडल दिया जिसके अनुसार जो है बालक जो कुछ भी सुनता है उसे भाषा अर्जन साधन द्वारा समझा जा सकता है, उसे पुनरुत्पादित किया जा सकता है, या मतलब कि फिर से बनाया जा सकता है और नए शब्द को बोल सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखा करो, इन्हीं में गलती होती है। ए ऑप्शन है ऊर्जित, बी ऑप्शन है निर्दिष्ट या निर्देशित, सी ऑप्शन है पृथक, डी ऑप्शन है सतत। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा पृथक। ठीक है, प्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है और सक्रिय रहती है। जब हमें किसी वस्तु या वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे अब आपको एक खिलौना लेना है, सपोज दैट आप एक चिल्ड्रन हो और आपको एक खिलौना चाहिए, तो वो उसको लेने की इच्छा आपको जागृत होगी कि पापा मुझे ये डॉल चाहिए, है ना। पर आपको एक एज एन टीचर सोचना है कि आपके सामने एक बच्चा है, वो क्या सोच रहा होगा, तो वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है जो प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाती है। प्रेरणा इच्छाओं और आंतरिक प्रेरकों तथा क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के फलस्वरूप है तथा इस प्रेरणा से प्रेरित होकर किया जाने वाला व्यवहार अभिप्रेरित व्यवहार कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा, इससे संबंधित नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन जो हैं आपके बिल्कुल सही आते हैं। अगला प्रश्न है, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। ए ऑप्शन है समस्या समाधान अधिगम, बी ऑप्शन है सिद्धांत अधिगम, सी ऑप्शन है संप्रत्यय अधिगम, डी ऑप्शन है कौशल अधिगम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। तो आपका क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रम उच्चतम स्तर जो है समस्या समाधान अधिगम है। गैने का अधिगम सिद्धांत कहता है कि मैंने के अनुसार प्रत्येक नवीन अधिगम के पूर्व उससे निम्न स्तर वाला अधिगम आवश्यक है, अर्थात अधिगम के दौरान अधिगमकर्ता कोई नया अंतिम व्यवहार उस समय तक अर्जित नहीं कर सकता जब तक कि वह पूर्वाक्षेपित योग्यताएं विकसित नहीं कर लेता है। गैने के अधिगम के 8 प्रकार की परिस्थिति की व्याख्या है जो निम्न है, ध्यान से सुनिए। पहला आता है संकेत अधिगम, दूसरा आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा आता है श्रृंखला अधिगम, चौथा आता है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवें पर आता है विभेद अधिगम, छठवें पर आता है संप्रत्यय अधिगम, सातवें पर आता है सिद्धांत अधिगम, आठवें पर आता है समस्या समाधान अधिगम। 8वां स्तर अधिगम के पदानुक्रमिक का उच्चतम स्तर हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। गैने ने कितने अधिगम सिद्धांत दिए हैं? 8 अधिगम सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं हमने आपको बता दिए। और 8वें स्तर अधिगम के पदानुक्रम के अनुसार से उच्चतम स्तर आ जाता है समस्या समाधान अधिगम। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? ए ऑप्शन है जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, बी ऑप्शन है आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, सी ऑप्शन है भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, डी ऑप्शन है उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना।
तो क्वेश्चन आपका क्या था, कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना वंचित बालकों की विशेषता नहीं है। ठीक है, वंचित बालकों का अभिप्राय उन बालकों से है जो सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे बालकों को उचित सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। इनकी विशेषताएं निम्न होती हैं। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना बिल्कुल सही है। वंचित बालकों को उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना, भावी मनोशैक्षणिक समस्याओं का संकट तथा वंचित बालकों को शैक्षिक सुविधाओं से वंचित रखना। अतः बी विकल्प जो है इसकी विशेषता नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट बैठते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। अगला प्रश्न है, एक बालक को किसी एक विशेषता लक्षण जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न बाद के वर्षों में इस तरह का रहता है। यह कथन निम्न में से किसके महत्व को बल देता है? आनुवंशिकी के, वातावरण के, सी ऑप्शन आनुवंशिकी और वातावरण के, डी ऑप्शन है परिपक्वता के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हाँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आनुवंशिकी। ओके, एक बालक को किसी एक विशेष दुश्चिंता या सामाजिकता में निम्न है या उच्च है और बाद के कई वर्षों में इसी तरह की समस्या है जो ये आनुवंशिकी को महत्व देता है, क्योंकि यह गुण उसने वंशानुक्रम के दौरान अपने पूर्वजों से अर्जित किया है और जिनका प्रभाव अब इस पीढ़ी में बालक में दिखाई दे रहा है। इसी कारण अधिकांश बुद्धिमान माता पिता की संतानें बुद्धिमान होती हैं, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं बैठता। कभी कभी इसके विपरीत भी संभावनाएं रहती हैं। अगला प्रश्न है, विकास के पक्ष या क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में विकसित होते हैं? तो ए ऑप्शन आपका हो जाता है डी, ए ऑप्शन हो जाता है पृथकता से, बी ऑप्शन है आंशिकता से, सी ऑप्शन है यादृच्छिकता से या रैंडमली, और डी ऑप्शन है समग्रता और साकल्यता संपूर्णता से। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, समग्रता और साकल्यता या संपूर्णता से, इंटीग्रेटेड और हॉलिस्टिकली। ओके, विकास की अवधारणा की अगर बात करें तो बालक का विकास उचित ढंग से होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में वह एक स्वस्थ युवा युवती नहीं बन सकता तथा सुरुचिपूर्ण व स्वस्थ जीवन जीने के लिए बालकों का समुचित विकास होना आवश्यक है। किसी भी बालक का विकास मात्र एक ही क्षेत्र में नहीं होता, एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में उसका विकास अनवरत रूप से आजीवन चलता रहता है। इसे ही विकास की समग्रता और साकल्यता या संपूर्णता कहते हैं। विकास के अनेक क्षेत्र होते हैं, परंतु प्रत्येक क्षेत्र का आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य या कृत्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव होता है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है निर्देशित सहभागिता, बी ऑप्शन है स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा, सी ऑप्शन है आसन्न विकास क्षेत्र, डी ऑप्शन है अंतव्यक्तिनिष्ठता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आसन्न विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, आसन्न विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका डिस्क्राइब क्या होगा? आसन्न विकास का क्षेत्र, आसन्न समीपस्थ विकास का क्षेत्र से तात्पर्य बच्चों के लिए ऐसे कठिन कार्यों की दूरी से होता है जिसे वह अकेले नहीं कर सकता है, लेकिन अन्य वयस्कों तथा कुशल सहभागियों की मदद से उसे किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है? ए ऑप्शन है कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है, बी ऑप्शन है संवेग जीव की स्थायी अवस्था है, सी ऑप्शन है संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, डी ऑप्शन है प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। तो इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। ओके, एवरी इमोशन इज अकम्पनीड बाई अ फीलिंग, एवरी इमोशन इज अकम्पनीड बाई अ फीलिंग, प्रत्येक संवेद के साथ एक भावना निहित रहती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संवेग से तात्पर्य एक ऐसी आत्मनिष्ठा भाव की अवस्था से होता है जिसमें कुछ शारीरिक उत्तेजनाएं पैदा होती हैं और जिसमें कुछ खास व्यवहार होते हैं। संवेगों की विशेषताएं होती हैं, संवेग क्षणिक होते हैं,
प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। संवेगात्मक अनुभूतियाँ बार बार अभिव्यक्त होती हैं। बालकों की संवेगों की शक्ति परिवर्तित होती रहती है। उद्दीपक की प्रति जो बालक होते हैं उनकी संवेगों की शक्ति जो है परिवर्तित होती रहती है। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन है आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, बी ऑप्शन है परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सी ऑप्शन है सत्यापन और सामान्यीकरण करना, डी ऑप्शन है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो डी ऑप्शन जो आपका है उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस जो होते हैं उनके प्रति अनुक्रिया करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समस्या समाधान के निम्न पद होते हैं, समस्या की पहचान करना, समस्या को समझना, समस्या के लिए योजना बनाना, सूचनाओं को सुनियोजित करना, सूचनाओं को सुनियोजित करके उनके संसाधनों का निर्धारण करना, समस्या समाधान की प्रक्रिया का निरीक्षण करना, मूल्यांकन करना इत्यादि। ओके, तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस थे। 28 थे, 2 क्वेश्चंस तो इसमें इंक्लूड नहीं है पीपीटी के अंदर। तो आपको कैसा लगा है आज का वीडियो ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन फॉर्मिंग कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा? थोड़ा बहुत क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी, वो हमने चॉम्स्की का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, जबकि हमें दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करना था, फिर भी आपको हमने क्योर कर दिया था बाद में। आपको कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बता दीजिएगा। बहुत ही रिलेवेंट वीडियो रहा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हम भी CTET UP TET क्वालिफाइड किए हैं, तो उसके एस्पिरेंट्स तो हम भी हैं। तो बता दीजिएगा कि कैसा लगा है वीडियो। अपने पैटर्न पर ही चल रहे हैं हम, फिर भी आपको कोई सजेशन देना है इस वीडियो के अंदर ज़रूर दे दीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर ऑडियो फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो आप हमारे खबरी अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन रात सब शुभ हो।